सो लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज कुछ किए थे। सो आज शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, तो जिसके अंदर डायमेंशंस यूज किए जाते हैं, कभी एरर्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है, कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है, और कभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी उसी टाइप के और कुछ एमसीक्यूज हमको आज के लेक्चर में देखने हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, you must observe the screen. Just read the question. I hope you are going to get the screen. स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, चलो ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द यंग्स मॉडुलस y, the surface tension s and time are the fundamental quantities, okay, then the dimensional formula for density is। तो देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर सपोज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको पता है, उनके अलावा कुछ अलग क्वांटिटीज दिए रहते हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानने के लिए बोला जाता है, तो ऐसे केस में इन शॉर्ट हमको क्या करना है कि हमको डेंसिटी को एक्सप्रेस करना है in terms of these three quantities which are already given here, that is Young's modulus, then surface tension and time। तो इन तीनों के फॉर्म में हमको इनको एक्सप्रेस करना है डेंसिटी को। तो इसका मतलब हमको ये एज्यूम करना है कि सपोज डेंसिटी इज गोइंग टू बी, ओके। तो बेसिकली ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि d जो है, d मतलब यहाँ पे डेंसिटी, बराबर। तो डेंसिटी हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ these three quantities। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू सम पावर ऑफ y, तो y रेज टू x बोल देंगे, और फिर दूसरा जो पावर है सरफेस टेंशन का पावर जो है वो y बोल देंगे, और टाइम का पावर z इस तरह से बोल देंगे। तो इसका मतलब हमको ये x, y और z ढूंढ के निकालना है। तो जैसे हमको ये x, y, z मिल जाएंगे, तो उसके हिसाब से हम ये ऑप्शन जो भी है तो वो सिलेक्ट कर सकेंगे आराम से। x का, y का और z का जो वैल्यू मिलता है उसके हिसाब से। ओके, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। देखो, सरफेस टेंशन, अभी सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, बराबर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब ही क्या हो गया, वो फोर्स का डायमेंशन, मतलब m1 l1 t minus 2, and that is to be divided by this length which is going to be l1 simply। तो ये l1 l1 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या सिंपली, so it will be m1 and t minus 2। These are the dimensions of surface tension, okay, remember correctly। okay, तो इसलिए यहाँ पे y का जो डायमेंशन है अभी, या y मतलब क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, बराबर। अब यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट है। एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट एक्चुअली स्ट्रेस, चलो ठीक है, अगर फोर्स इनटू स्मॉल एल अपॉन एरिया इनटू, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्स इनटू कैपिटल एल अपॉन एरिया इनटू स्मॉल एल, ऐसा होता है कि नहीं। अगर ठीक से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अगर देखो तो पता चलता है एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। तो इसका अगर डायमेंशन निकालने जाओ तो हमको मिलेगा फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमको पता है, m1 l1 t माइनस 2, दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का डायमेंशन जो कि l1 ही है, नो डाउट। एंड देन एरिया का जो डायमेंशन है वो हमको पता है l2 होता है, और फिर ये स्मॉल एल मतलब क्या है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, extension, or we can simply say it as a elongation or the change in length which has the same dimensions as that of the length।
and that's why it becomes L1. Again, this L1 gets cancelled, and this L2 goes up and becomes L minus 2. So L1 minus 2 becomes minus 1, and that's why we get this as M1 L minus 2 and T minus 2, sorry, minus 1. So M1 L minus 1 T minus 2, these are the dimensions of Young's modulus, that is Y. ओके, तो y के डायमेंशंस मिल गए. चलो ठीक है, तो ये देखो, ये डायमेंशंस है m1 l minus 1, ये t है, डोंट फॉरगेट दैट इट इज t, t रेज टू माइनस 2, एंड s का जो हमने अभी देखा कि m1 t minus 2, वो तो करेक्ट है. और डेंसिटी का डायमेंशन भी हमको पता है ऑलरेडी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए फिर ये मास और ये पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब लेंथ रेज टू माइनस 3 एज इट इज. ओके, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इस डेंसिटी के बदले उसका डायमेंशन डाल दिया, करेक्ट है. फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल में इधर y का जो डायमेंशन है वो डाल दिया, देखो ये y का पूरा डायमेंशन डाल दिया, और रेस टू क्या डाला हमने, a डाला. और फिर यहाँ पे ये जो है दूसरा सरफेस टेंशन, उसका पावर b रखा है, और तीसरा टाइम है, तो टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसलिए टाइम का रेस टू c रखा है. ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा, देखो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l एंड t, क्योंकि इसके बाद का एक्चुअली स्टेप क्या होना चाहिए, तो देखो ठीक से, तो इसके बाद का स्टेप होगा एक्चुअली m1 l minus 3 एंड t0, करेक्ट है. दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा ma, बराबर है ma. तो इसलिए फिर अच्छा, m के पावर में कौन कौन है बताओ जरा, m का जो पावर है, देखो यहाँ पे, अरे सॉरी, देखो m1 l minus 3 t0 as it is, which is going to be equal to, अब यहाँ पे m का पावर यहाँ पे 1 और a है, राइट, तो m रेस टू a तो आ जाएगा, नो डाउट. फिर प्लस यहाँ पे m का पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है, b दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे a प्लस b आ जाएगा, करेक्ट है. यस, एंड देन लेंथ का क्या पावर है, देखो ये माइनस 1 रेस टू a, तो मतलब l रेस टू माइनस 1 रेस टू a, मतलब माइनस a तो आ ही जाएगा, नो डाउट. और यहाँ से यहाँ पे तो l है ही नहीं, है कि नहीं, l is not there already, so therefore we can say that since l is not there, l का जो a की पावर आएगा सिर्फ, जो कि यहाँ पे माइनस a है, और t देखो कितने बार आ रहा है, t यहाँ पे एक बार आ रहा है, तो ये माइनस 2a हो गया उसका, ये माइनस 2a, और यहाँ पे c आएगा, और ये माइनस 2b तो भी रहेगा, तो इसलिए फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2a, फिर माइनस 2b एंड प्लस c, करेक्ट है क्या. एंड देन इफ वी इक्वेट all these three powers of m, l and t, then we can get three equations like a plus b is equal to 1, correct hai, a plus b is going to be 1, and minus a is actually going to be equal to minus 3, correct hai, जिससे हमको मिलता है a is equal to 3, that's it. तो a का वैल्यू तो हमको डायरेक्ट मिल गया, लेंथ का जो पावर है वो कंपेयर करके, देखो लेंथ का पावर यहाँ पे माइनस a है, और लेंथ का पावर इस तरफ माइनस 3 है, तो इसलिए फिर माइनस a इक्वल टू माइनस 3 gives a equal to 3. Okay, if we put this value of a here, then we can get this as 3 plus b is equal to 1, which gives b is equal to minus 2, करेक्ट है, तो b is equal to minus 2, ये हमको मिल गया. एंड तीसरा t का जो पावर है, ये पूरा हमको इक्वेट करना है इस जीरो के साथ, क्योंकि यहाँ पे t है ही नहीं, जीरो है उधर, तो इसलिए फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो a एंड b के जो वैल्यूज हमको मिले ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस 2 इंटू a इज गोइंग टू बी 3, राइट, and minus 2 into b is going to be minus 2, right, so ये देखो minus 2, and plus c which is going to be equal to 0. So here we get this as minus 6, okay, minus of minus plus 4, yes, minus 6 plus 4 plus c is equal to 0, which means minus 2 plus c is equal to 0, means c is actually going to be 2, correct है, तो c का भी वैल्यू मिल गया, देखो, तो a का b का और c का वैल्यू, तीनों वैल्यूज अगर यहाँ पे डाल देंगे, तो डेंसिटी का वैल्यू क्या बनेगा, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू y रेस टू a. व्हाट इज a, सी हियर इट इज 3, ओके, तो यहाँ पे 3 डाल दिया. फिर सरफेस टेंशन का रेस टू b, b कितना है, ये देखो माइनस 2 है,
सरफेस टेंशन रेस टू माइनस टू आ गया, और वापिस टी जो है टाइम रेस टू सी, बट सी इज गोइंग टू बी टू, राइट? सो हियर इट इज टू, दैट्स इट. सो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ढूंढ के निकालो. देखो एस वाई थ्री एस माइनस टू एंड टी टू. फोर्थ. ओके, देखो ठीक से आंसर याद रखो. एस माइनस टू, अरे माइनस टू कैसे आया? अच्छा हाँ, एस पहले दिया है ना और वाई बाद में दिया है. ओके 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 ओके, तो ठीक है ना. देखो ऑर्डर भले शफल हो गया तो भी चलेगा. तो ये देखो ये एस माइनस टू दिख रहा है इधर. ये एस माइनस टू कहाँ पे प्रेजेंट है? ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है एस माइनस टू, बराबर. और फिर वाई रेस टू थ्री है ना इधर, तो ये वाई रेस टू थ्री यहाँ पे भी प्रेजेंट है, देखो. और बाकी टी का जो पावर है वो टू है, तो वो तो है ऑलरेडी यहाँ पे, देखो. तो इसलिए ये जो करेक्ट ऑप्शन हमको फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा. समझा ठीक से? यहाँ पे s माइनस टू तो है, y थ्री भी है, लेकिन t माइनस टू है, विच इज रॉन्ग. यहाँ पे s माइनस टू नहीं है, प्लस टू है, विच इज रॉन्ग. और यहाँ पे अगर देखते हो तो वापस एस टू ही है, माइनस टू चाहिए. ठीक है, अगेन इट इज रॉन्ग. ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन. चलो आगे बढ़ेंगे. Yes, read the question carefully. The length, breadth, and thickness of rectangular lamina are given as 1.024 meter, 0.56 meter, and 0.0031 meter. The volume of that lamina is. Okay, अभी हमको इसमें significant figures चेक करने हैं. तो देखो ये इसमें कितने significant figures है बताओ. फर्स्ट नंबर के अंदर 4 करेक्ट है. इसमें कितने हैं? 2, राइट. और इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 ही है. So what is minimum of this 4, 2 and 2? It's 2 only. So 2 significant figures have to be kept in the answer. Okay? तो ये 4 ऑप्शंस में से मुझे बताओ कौन से ऑप्शंस के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए. देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, सिर्फ इसमें ही 2 है. करेक्ट. तो इसलिए फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन because it contains only 2 significant figures. Yes, so it should be written as. अभी देखो आंसर एक्चुअली कितना आता है, ये देखो ऐसा आता है 0.00178, but we can never be sure of this the 8 here. तो इस 8 के बारे में हम श्योर हो ही नहीं सकते क्योंकि वो थर्ड डिजिट है. क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर जो हमको डिजिट्स दिए हैं या नंबर्स दिए हैं उनके अंदर मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम श्योर है. तो ये देखो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं, तो आंसर के अंदर भी हमको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे. तो उसके लिए इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. सो इफ यू राउंड दिस अप 8, देन वी कैन गेट दिस एज 1.8 हियर. तो ये 7 को हमको 8 करके लेना पड़ेगा, बढ़ा के लेना पड़ेगा 1 से, जिससे वो 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर बन जाएगा. ठीक है, सो दिस मस्ट बी द आंसर according to the significant figures. चलो ठीक है, next one. The diameter of cylinder is 0.55 centimeter. Its length is 1.35 centimeter, and its volume is to be found out. Once again, we have to think about the significant figures. See here, diameter of the cylinder is actually given to be 0.55. Okay, how much it is? How much the significant figures are there? Only 2. Correct है. इसमें कितने हैं? 3. So what is the minimum of 2 and 3? It's 2 only. So we have to select an option in which there are only 2 significant figures. But अभी इसमें देखो 2 ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं जिसमें 2 significant figures है, ये भी है और ये भी है. बट अभी इसमें हमको ये चेक करना होगा वॉल्यूम निकालने के लिए. सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि pi r square into L. Okay, so if we work this out, then we can get this answer as a final answer.
but we have to find round this answer up to the minimum significant figures here, so that we can get this only two significant figures left inside, so that we can get this 0.32 here as a final answer. Okay. Yes, the diameter of the wire as measured by screw gauge was found to be 1.002 centimeter, 1.004 centimeter, and 1.006 centimeter. The absolute error in the third reading is, ओके तो देखो इस थर्ड रीडिंग के अंदर हमको एब्सोल्यूट एरर ढूंढना है। ये शायद हमने पहले भी किया है। देखो यहाँ पे ये x3 माइनस एक्स मीन हमको करना होता है। अभी एक्स मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इन तीनों नंबर्स को ऐड करके उनको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन तीनों का एडिशन बनता है 3.012 बराबर, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है 0.004। दैट इज गोइंग टू बी द मीन वैल्यू, एक्स मीन वी कैन से। ओके अभी एब्सोल्यूट एरर ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, डेल्टा x3 विच विल एक्चुअली बी इक्वल टू x3 माइनस एक्स मीन, और उसका भी मॉड। मॉड मतलब क्या, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना के लेना। तो इसलिए फिर यहाँ पे देखो 1.006 माइनस 1.004 comes out to be 0.002 actually, and it is already positive, so keep it positive only, and we can get this final as a error, absolute error in the final third observation, okay, which is there in option 1. Okay, let us see the next one. The dimensional formula for physical quantity x is going to be m-1, L3 and T2, correct hai? The errors in the measuring the quantities m, L and T are respectively 2%, 3% and 4%. Then the maximum possible percentage error that occurs in the measurement of quantity x is going to be, it's again the oral question. तो देखो ये जो x के अंदर जो आएगा एरर वो कितना रहेगा, m के अंदर जितना भी एरर आएगा रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेंथ के अंदर का प्लस 2 टाइम्स ऑफ टाइम के अंदर का। तो ये तीनों के अंदर के जो एरर्स है उनके पावर्स से उनको मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। तो अब देखो ये करेंगे आगे, तो इस तरह से हमको मिलेगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन x, हियर दिस इज गोइंग टू बी द परसेंटेज एरर इन m, and this is the percentage error in L, and that is to be multiplied with 3 because there was L raised to 3 in the question, m L raised to 3 and t raised to 2 था क्या नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, x के अंदर का जो परसेंटेज एरर है वो वैसे ही रखा, m के अंदर का भी परसेंटेज एरर एज इट इज रखा, लेकिन लेंथ के अंदर का जो परसेंटेज एरर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और टाइम के अंदर का परसेंटेज एरर जो बनता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2 रेज्ड है इसलिए। और उसके बाद फिर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, देखो 2 एज इट इज, 3 टाइम्स ऑफ 3% इज द परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड 4% इज द परसेंटेज एरर इन टाइम। सो इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 + 9 + 8 मतलब 19%, दैट्स इट। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर इन द ऑप्शन 1 and that's why 19% is going to be the correct option. Yes, next one. So the heat generated in a circuit is dependent on the resistance, current and time of flow for the circuit electric current. If percentage errors are in the measurement of above physical quantities are 1%, 2% and 1% respectively, then the maximum error in the measurement of heat is. अच्छा, अभी कोई भी करंट जब फ्लो होता है तो करंट की वजह से कितना हीट जनरेट होता है वो निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद होगा आपको, H इज इक्वल टू I²RT, ये तो बताओगे नहीं। देखो ये H इज इक्वल टू I² इंटू RT, ये फॉर्मूला होता है हीट के लिए। तो इसमें क्या होगा कि परसेंटेज एरर इन हीट विल बी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन I प्लस परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम, दैट्स इट। तो अब ये सब तो दिया हुआ है, देखो करंट के अंदर परसेंटेज एरर कितना आ रहा है, देखो उन्होंने जिस ऑर्डर में दिया है रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर 1 है, करंट का परसेंटेज एरर कितना है 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2 आएगा, और इधर रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज एरर है वो 1 है, और फिर टाइम का जो परसेंटेज एरर है, ये देखो टाइम ऑफ फ्लो का परसेंटेज एरर कितना है तीसरा, तो 3 नंबर पे है वो 1%, तो इसलिए वो 1 हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपली वी गेट दैट 4 + 1 + 1 which comes out to be 6%, which is already there in this option number 3.
here. This is going to be the correct answer. अच्छा, उन्होंने एक्चुअली वो इक्वेशन ढूंढ के निकाला पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने वो पूरा ये जो हमने अभी किया, ये किया परसेंटेज एरर का बाद में किया। पहले उन्होंने हीट और रेजिस्टेंस, करंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो ढूंढ के निकाला। वो तो वैसे भी हमको 10th स्टैंडर्ड से ही पता है कि हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला I²RT। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ, रिमेंबर, यही जूल्स लॉ है। तो अगर जूल्स लॉ यूज करेंगे तो इससे हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आराम से। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। Yes, the percentage errors in the quantities A, B, C are like 1%, 3% and 2% respectively. Then the percentage error in this X is going to be. तो देखो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला हमको यूज करना है। X के अंदर का जो परसेंटेज एरर है तो वो A के अंदर का परसेंटेज एरर प्लस 2 टाइम्स ऑफ B के अंदर का परसेंटेज एरर। 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन C। ये 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। दैट्स इट। And then if we just put all the values here, then percentage error in A is given to be 1%. Percentage error in B is actually given to be 3%. And percentage error in this C is given to be 2%. So if you put all the values here, then we get this 1 plus 2 times of 3 plus 3 times of 2, which happens to be 1 plus 6 only, no? Yes, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो 1 plus 6 कितना बन गया? 13% बन गया। This is the maximum possible error in the measurement of this quantity X, which is already present there in the option 1. Okay. Next one, the density of a cube can be measured by measuring its mass and length of its side. Okay, if the maximum errors in the measurement of mass and length is 3% and 2% respectively, then the maximum error in the measurement of density is going to be. तो देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या का होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। और वॉल्यूम मतलब क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। ओके, लेंथ का क्यूब। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या आएगा? देखो, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज गोइंग टू बी एक्चुअली द परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ, बिकॉज डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ क्यूब। तो ये जो L3 है, तो ये 3 यहाँ पे आ गया देखो। और उसकी वजह से अगर इनके जो वैल्यूज है, डेल्टा एम अपॉन एम का वैल्यू कितना है? 3% है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 3% डाल दिया, 3 इधर। और ये 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल कितना है? तो वो 2% है, इसलिए यहाँ पे 3 into 2 डाल दिया। तो 3 plus 6 कितना बनता है? 9% बनता है। तो 9% is actually going to be the density percentage error in the measurement of density. Okay, next one. The error in the measurement of length of simple pendulum is 0.1 and time period is 3%. The maximum possible error in the measurement of L by T square. Again, this is already done, I think so. Delta L by L is given to be 0.1%. Delta T by T is given to be 3%. So we have this equation. The maximum possible percentage error in the measurement of L by T square will be delta L by L plus 2 times of delta T by T, where delta L by L is given to be 0.1 and 2 times of delta T by T is already given to be 3%. See it here. So the ये 3 यहाँ पे हमने डाल दिया, तो जिससे हमको मिलेगा 0.1 plus 6, which comes out to be 6.1% as the final result. Yes, next one. Yes, resistance of a metal is given by V is equal to IR. The voltage is given as 8 plus 0.5 volt and current is given by 2 plus 0.2 ampere. The value of resistance with this percentage error is, तो अभी देखो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं आराम से, 8 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि देखो वोल्टेज का वैल्यू कितना है? 8 है, और करंट का वैल्यू कितना है? 2 है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। तो मतलब 8 अपॉन 2 विच बिकम्स 4 एक्चुअली। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो मिल गया, नो डाउट। बट अभी डेल्टा आर अपॉन आर जो है वो हमको मिलेगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, जिसमें अगर ये वैल्यूज डाल देंगे तो देखो यहाँ पे जो डेल्टा वी का वैल्यू था तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि वी कितना दिया था? 8 प्लस और माइनस 0.5 दिया था, बराबर, वोल्ट में। और करंट जो है वो कितना दिया था हमको? 2 प्लस 0.2 एम्पियर ऐसे दिया था, प्लस और माइनस। ओके, तो ये जो 8 है इसको हमको V बोलना है और इस 0.5 को हमको डेल्टा V बोलना होता है।
ओके, इस 2 को हमको I बोलना है, जबकि इस 0.2 को डेल्टा I बोलना है, और ये सारे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे रखने हैं, जिससे हमको ये पूरा सॉल्व करने के बाद मिलता है। तो अभी देखो 0.5 अपॉन 8 इंटू 100 विच हैपन्स टू बी एक्चुअली 0.5 इंटू, अच्छा इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, ये देखो इंटू 2 और इंटू 2 हियर, so that is 2 into 0.5 becomes 1 and 2 into 8 becomes 16, so it becomes 100 upon 16, that's it, plus this 0.2 upon 2 into 100, तो ये 2 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, और 0.1 into 100 becomes 10 only, and if we add these two, then we can get this 6.25 plus 10 comes out to be 16.25, ये point है, so actually it will be 16.25 which is already there in the option. So 4 plus or minus 16.25%, this will be the correct option. Okay. We'll see some questions which are already asked in some competitive exams. Yes. अभी इसमें क्या है ना कि कुछ MCQs जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेंगे, क्योंकि वो they will be based on the syllabus which is not taught so far, so we will skip them and we'll do only those questions which are already based on the taught syllabus. Okay, just read this question. Yes, the period of oscillation of a pendulum is given by t is equal to 2 pi root L by G. Measured value of L is 20.01. Sorry. Okay, the value of L is given to be 20.0 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and the time for 100 oscillations for the pendulum is found to be 90 seconds. Okay, using the wristwatch of 1 second resolution. Okay, तो रिस्ट वॉच जो है वो 1 second resolution का है, मतलब 1 second minimum we can measure it by that, and then the accuracy in the determination of G is, तो G का हमको वैल्यू ढूंढ के निकालना है। देखो ये G जो है, तो अब इसमें इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि T इज इक्वल टू अगर 2 पाई इंटू रूट ऑफ L बाई G है, तो सबसे पहले हमको ये स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो उसमें हमको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी, जिससे हमको मिलेगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जी हियर, तो ये वो जी निकालना है, और जी के अंदर का परसेंटेज एरर भी हमको निकालना है, एक्चुअली एक्यूरेसी निकालना है। एक्यूरेसी मतलब ही क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है एक्चुअली। तो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, तो देखो percentage error in G is actually going to be actually equal to percentage error in length.
प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन टी, करेक्ट है। तो अब देखो लेंथ के अंदर का परसेंटेज एरर कितना है, ये देखो उसका वैल्यू है 20.0 सेंटीमीटर, और जबकि उसका एक्यूरेसी कितना है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर मतलब ये क्या 0.1 सेंटीमीटर होता है, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल कितना बनेगा, तो निकाल सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल विल बिकम 0.1 divided by 20, okay, actually it is 20.0 but it's okay, and that is multiplied by 100, right। तो ये बन गया 100 प्लस, अब यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, और उसको भी 2 मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखो डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी जो है तो वो हमको मिल रहा है 1 सेकेंड्स, राइट। एंड वी हैव फाउंड आउट द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस and it is found to be 90 seconds. So what must be the time period? तो एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं आराम से, 90 सेकेंड्स लग रहे हैं 100 ऑसिलेशंस करने के लिए। तो इसका मतलब फिर ये t जो है वो बनेगा 0.9 सेकेंड्स, करेक्ट है, यस। एंड एट द सेम टाइम ये 1 सेकेंड इसका मिनिमम रिजोल्यूशन है, तो इसलिए फिर बट 1 सेकेंड को यूज करके हमने 100 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर किया है कि नहीं, तो इसलिए फिर यहाँ पे जो है ना कि अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमको जो मिल जाएगा 0.9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, that is to be multiplied with नहीं, यहाँ पे 1 जो है तो 1 भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली एरर जो है, क्योंकि 100 ऑब्जर्वेशंस हमने किए हैं, तो 100 बार ऑसिलेट करने के लिए कंबाइंड टाइम हमने मेजर किया है, इसलिए भले इसका मिनिमम लिस्ट काउंट जो है उसका 1 सेकेंड है, बट यहाँ पे इस केस में हमको वो 1/100 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 100 ऑसिलेशंस किए हैं, 100 ऑसिलेशंस का टाइम हमने मेजर किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली वो 0.01, that is then again multiplied by 100, so that we can just solve this further। तो ये देख लो ठीक से एक बार, just wait, yes। तो अब देखो यहाँ पे ये हमने डेल्टा एल जो है तो वो जो हमको दिया हुआ था 1 मिलीमीटर जो कि 0.1 सेंटीमीटर होता है वो डाल दिया इधर, और जो उसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो वो भी डाल दिया इधर डिनोमीटर में, प्लस 2 टाइम्स जो तो हमको करना ही था, और यहाँ पे अभी क्या बन रहा है देखो 1 डिवाइड बाय 90। व्हाई दिस, बिकॉज देखो एक तरफ जो है हमारे पास कि ये देखो जो हम कर रहे थे तो उससे हम करके देखेंगे ऑलरेडी कि डेल्टा जी मतलब परसेंटेज एरर इन जी is going to be actually equal to a percentage error in length plus 2 times of percentage error in capital T। so ये तो श्योर है 0.1 डिवाइडेड बाय 20, वो तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 है ना यहाँ पे, तो उसके बदले क्या आने वाला है देखो, डेल्टा टी के बदले क्या बताया था मैंने अभी, वैसे तो उसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है वॉच का, रिस्ट वॉच का, लेकिन वो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे वो हमको मिलेगा 0.01, okay। so this is going to be 0.01 and that is to be divided by the time period how much it is, क्योंकि देखो एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगा वो हमको ऐसे निकालेंगे, तो वो बन गया 90 सेकेंड्स अपॉन 100 ऑसिलेशंस, क्योंकि 100 ऑसिलेशन के लिए अगर 90 सेकेंड लगता है तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा, तो 90 डिवाइड बाय 100, so this becomes actually the time period which is going to be 0.9 here, so this is 0.9, right, and that is multiplied with 100, so this will be the calculation। तो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो ये मिलेगा हमको 0.1 अपॉन 20 प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी, अच्छा ये 0.1 और 100 कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा सिंपली 2 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0.9, करेक्ट है, मतलब ही 1/90,
ये देखो ये 1/90 और सॉरी ये अगर करेंगे आगे तो यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाई 20, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0.5 अपॉन 100 प्लस यहाँ पे फिर 2 डिवाइड बाई 0.9। अच्छा इसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्या हमने, नहीं किया ना। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, ओके। हाँ तो ठीक है ना, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 1/90 बराबर है फिर, तो आ जाएगा। करेक्ट है, ये हमको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ओके, मतलब परसेंटेज में ही मिलेगा, राइट। देखो ठीक से मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टी का वैल्यू, वैसे निकाला समझा ठीक से, 90 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 0.9, ओके। एंड व्हाट इज डेल्टा टी हियर, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, तो देखो डेल्टा टी इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1 सेकेंड, बट एट दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 100 अगेन, so in that way we get this as 0.01, right. So this is actually delta t, yes. And then we want to find out percentage error in g, which is going to be actually percentage error in length plus percentage error in t, 2 times of percentage error in t, right. जिससे हमको मिलता है percentage error in g is actually equal to delta l upon l into 100, correct है, plus here it is delta t upon t into 100 again, so that we get this finally delta l, कितना है ये delta l, ये देखो वो है 1 मिलीमीटर, मतलब ही 0.1 सेंटीमीटर, yes, so 0.1 divided by 20 and multiplied by 100, करेक्ट है, प्लस अभी डेल्टा टी कितना है देखो, ये डेल्टा टी हमको मिला है 0.01, so put it here, so this is 0.01 अपॉन टी कितना है, ये 0.9 है देखो, तो ये डाल दिया 0.9 and that is multiplied with 100 and this 2 is also there, ये 2 भूलो मत, ये जो 2 था ना इधर, तो वो 2 भी यहाँ पे हमको रखना है एज इट इज, जिससे हमको ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ, सो इससे हमको ये मिल रहा है अभी देखो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 21 जा 25 जा 100 प्लस इधर फिर 2, अच्छा into 0.01 multiplied by 100 becomes 1 only, and hence 2 into 1 becomes 2, so it becomes 2 upon 0.9, so we get this as a 0.5 plus what is this 2 upon 0.9 here, 2 divided by 0.9 करो, actually it will be 20 divided by 9, right, तो उसको 20 divided by 9 भी लिख सकते हो, तो work this out, 2 sorry 0.5 plus 20 by 9, 20 by 9 मतलब कितना, 9 2 जा 18, दो 2 कैरी 2 बचा, तो 20 हो गया, तो 9 2 जा 18 again and 2 2 2 will be recurring here, so it will be actually 2.72, okay, 2.72% डायरेक्टली हमको ये आंसर मिल रहा है, which is approximately equal to 3%, right है, this is going to be 3%, so that's why we can say that this 2 is going to be the correct option here, okay.
Okay, just see this answer question. The resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If the percentage errors in the measurement of percentage error and in the measurement of resistance, potential difference and current and the potential difference are 3% each, then the error in the value of resistance of the wire is obviously is going to be 6. ओरल क्वेश्चन है ये, समझा कैसे? क्योंकि देखो जो डेल्टा आर अपॉन आर वी इक्वल टू आई आर होता है, बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, राइट? तो इससे हम लिख सकते हैं कि द परसेंटेज एरर इन आर will actually be equal to percentage error in I plus percentage error in V, and each of them are given to be 3%. So both of them when add up together will become 6% as it is, no doubt. Okay, just read this question. The physical quantities which not having the same dimensions are, मतलब जिनका डायमेंशन सेम नहीं है ऐसे क्वांटिटीज हमको ढूंढने हैं। तो चेक करो, फर्स्ट वाला जो है टॉर्क एंड वर्क डन। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, जबकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आखिर ये मोमेंट आर्म हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों है तो डायमेंशन एक ही डायमेंशन के, हो लेंथ के ही डायमेंशन के है, इसलिए टॉर्क का डायमेंशन और वर्क डन का डायमेंशन सेम ही रहता है। तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको क्या पूछा है, नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस ये पूछा है। ओके, फिर अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखो, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो ठीक से, मोमेंटम जो है, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर तुमने देखा होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, व्हिच टेल्स अस सिंपली दैट द एनर्जी इज नॉट इमिटेड continuously, but it is emitted in the form of packets, and energy of one packet is given by the formula E is equal to h nu, where nu stands for the frequency